वालेकुम। आज के इस वेब पोर्टल पर जो कि विन न्यूज़ HD की मुआवनत और कोऑपरेशन से हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं यहाँ पे फॉर जनरल पब्लिक। अच्छा जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहूँगा ताकि हमारे जो भी इनवाइटीज़ हैं, जो गेस्ट हैं यहाँ पर जिन्होंने ज्वाइन करना है, उनका वेट करते हैं थोड़ी सी देर, ताकि कुछ ऑडियंस जमा हो जाए तो फिर हम अपनी टॉक्स को शुरू कर लें। अच्छा, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर। कोई शिकायत है तो कमेंट्स में मुझे बताइए। मेरी कोशिश ये है कि मैं बजाय ये कि मैं बहुत हैरत अंगेज़ फैक्ट्स बता के आप लोगों की परेशानी में इजाफ़ा करके मैं अपना सेशन मुकम्मल करूं, इससे बेहतर होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से सवालात लूं और अपनी इल्मी बिसात के मुताबिक उनके जवाबात देने की कोशिश करूं। मेरे तमाम जवाबात बिल्कुल मुताले की बुनियाद पर होंगे, एविडेंस बेस्ड होंगे। इसमें कोई भी मेरी ज़ाती राय शामिल नहीं होगी। अच्छा जी, हमारे पास 2 यूज़र्स हैं और मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त की पाबंदी करने की वजह से। आप लोग वक्त पर पहुँच गए यहाँ पे। कुछ और लोग हमें ज्वाइन कर लें, कोई 8-10 लोग भी हो जाएं तो हम लोग इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको कंडक्ट कर जाएंगे। कुछ अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो काइंडली एक कमेंट कीजिएगा। ये जो 2 अफराद मुझे सुन रहे हैं, अगर आप मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ सुन पा रहे हैं तो बराए मेहरबानी इस पर नीचे कमेंट में मुझे यकीन दिलाइए कि मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है। कोई शोर शराबा तो नहीं है आवाज़ में, स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 2 और व्यूवर्स आ गए हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। आप लोग चंद 1 मिनट लेट ज़रूर हैं, लेकिन बहरहाल आप आ गए तो इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना तारुफ़ लिखा है, डॉक्टर सैयद फ़हद उल ज़ैन। मैं माहिर नफ्सियात हूँ, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह में। गुज़िश्ता 3 साल से मैं यहाँ शोबा नफ्सियात से मुंसलिक हूँ और अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। हमारी ज़िम्मेदारियों में जो स्टूडेंट्स हैं, जो शागिर्द हैं हमारे, उनकी अंडर ग्रेजुएशन में जो नफ्सियात की जो ट्रेनिंग है या उनकी जो नफ्सियात की जो एकेडमी है उसको हैंडल करते हैं हम लोग। साथ साथ क्लिनिकल देखते हैं सरकारी OPD में। अच्छा, बात होनी चाहिए आज कोरोना के मुतालिक। सबसे ज़्यादा कोरोना ने इस अहद की सबसे बड़ी इसको वबा कहा जाए तो बेजा ना होगा, जिसने करोड़ों लोगों को मुतासर किया, अरबों लोगों को बल्कि मुतासर किया। एक अंदाज़े के मुताबिक 1.5 अरब बंदा इस वक्त दुनिया में लॉकडाउन की वजह से घरों में महसूर है। ये बहुत बड़ी तादाद है। और जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि अब चूँकि ये तकरीबन कोई 1 महीने से ऊपर हो गया है कि पूरी दुनिया कोरोना के कंट्रोल में जो जद्दोजहद कर रही है, उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल अब सर उठाने लगी है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ, कोरोना वायरस के मुतालिक बहुत बातें की गई हैं। कुछ लोगों ने
मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स से लाइव स्ट्रीम करके बताया कि वो बहुत दहशत ज़दा हैं, बहुत से मरीज़ों की देखकर हालत उनको शदीद खौफ का शिकार हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे भरोसा करते हुए कोरोना के मुतालिक एक अबहाम क्रिएट किया, बहुत से लोग परेशान हुए। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक वायरस है। चाइना के वुहान सिटी से इसकी इब्तिदा होती है। चंद एक हफ़्ते में वुहान सिटी फिर क्लियर हो जाता है, वहाँ से ही चला जाता है कोरिया। और जब तक लोग इसके कंट्रोल के लिए मौसर इक़दाम कर पाते हैं, तब तक पता ये चलता है कि कोरोना यूरोप में दाखिल हो गया, वहाँ पर इसने इटली में तबाही मचा दी। उसके बाद स्पेन से बहुत से केसेस आए, बाद में इंग्लैंड से तकरीबन हम देखते रहे कि 800 से 1000 अफराद भी एक दिन में लुक़मा अजल बने कोरोना की बीमारी की वजह से। और बाद में हमने देखा कि अमेरिका इसका नया एपिसेंटर बना, न्यूयॉर्क में बहुत ज़बरदस्त इसकी तबाही हुई और एक दिन में 600 से 800 अफराद के लुक़मा अजल बने इस बीमारी की वजह से। पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स आप सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान के बेशतर मुस्तनद इदारे हर रोज़ इस पर अपनी स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं। वो क्या रहा है कि पाकिस्तान में जो अब तक तकरीबन मेरा ये ख़्याल है कि कोई 100 के करीब केसेस हैं जो जिनके बारे में ये ख़्याल किया जा रहा है कि उनकी जो वजह मौत है वो कोरोना वायरस है। कंफर्म नहीं है ये, ठीक है। ये ज़रूर है कि कोरोना वायरस एक तरह का फ़्लू पैदा करता है। ये फ़्लू वायरस जैसा ही होता है। कोरोना से जो लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं, यानी मुतासिर तो ये किसी को भी कर लेता है, लेकिन जिनकी तबीयत ख़राब होती है वो ख़ास अफराद हैं। हर शख्स नहीं, हर शख्स कोरोना से मुतासिर होकर लुक़मा अजल नहीं बनता, खुदा इस बात पे यकीन रखिए। जिन लोगों की सेहत पहले से मुतासिर है या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले से कमज़ोर है, आम तौर पे बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बालिग़ान के मुकाबले में कम होती है। बुज़ुर्गों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चों और बालिग़ान दोनों के मुकाबले में कम होती है। तो ये जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, इनको ज़्यादा शिकायत है। इनके लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा है। बच्चों के लिए भी बड़ी हद तक ख़तरा है। तो कहना ये चाहता हूँ कि कोरोना के मुतालिक आप लोग सुनी सुनाई ख़बरों पर या बग़ैर किसी तस्दीक शुदा सोशल मीडिया की किसी पोस्ट पर घबराहट का शिकार मत हो। कहना ये चाहता हूँ कि सोशल ट्रांसमिशन एक टर्म यूज़ होती है हमारे यहाँ। हम लोग इसे कहते हैं कि अगर मैं एक ख़बर आपको दूँ, आप वो ख़बर आगे 10 लोगों को दें और होते होते ये साइकिल चलता रहे, तो जो ख़बर सबसे आखिरी शख्स तक पहुँचेगी वो ख़बर नहीं होगी जो ख़बर मैंने आपको दी थी। लोगों की एक आदत है कि सोशल ट्रांसमिशन में पर्सन टू पर्सन सोशल बायस आ जाता है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि अब ज़्यादातर लोग चूँकि घरों में महसूर हैं, तो फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ा अरूज पर है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इंटरनेट पर। बहुत से लोग जो पहले शायद 1-8 घंटा इंटरनेट पे सर्फ करते थे, आजकल कई घंटे नेट पर बैठे हैं। तो वो नेट पे बैठ के कर क्या रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अच्छा देखें, इन्फॉर्मेशन लेने का एक साइंटिफिक तरीका होता है। आपको जब हम किसी तालीम के लिए हम लोग जब किसी जाते हैं इदारे में पढ़ने के लिए, तो हम राइट अवे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में नहीं आते। हमें पहले स्टेप बाय स्टेप बुनियाद से आगे सिखाया जाता है। तो अब आप एक कोरोना के मुतालिक एक राइट अवे एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज राइट अवे आप लोगों को दे दें, तो लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा कोरोना है क्या, और अपने अपने एजम्पशंस की बुनियाद पे लोग इसके नताइज अख़ज़ करेंगे और खौफ का शिकार होंगे। तो सबसे पहले मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप सोशल ट्रांसमिशन के बायसेस को समझें, यानी उन शुकूक व शुबहात को ज़रूर जगह दें जो सोशल मीडिया से ख़बरें या पोस्टें आप तक पहुँचती हैं, कि जो शुकूक व शुबहात सोशल ट्रांसमिशन यानी समाजी तौर पर तबादला ख़याल करने की वजह से पैदा होते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे आपको बहुत घबरा जाना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, मुझे पता चला कि दुनिया में, यूरोप में ख़ास तौर पे, चूँकि वहाँ ज़्यादा था जो डेथ टॉल था, तो पता ये चला कि डेथ टॉल वाले जो 90% लोग थे वो पहले से बीमार थे। इसे कहते हैं कोमॉर्बिडिटी, यानी उनके अंदर पहले से कोई ना कोई बीमारी चली आ रही थी
और उस पर कोरोना आया और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हुई और उनकी डेथ हो गई। ये अभी भी वाज़ेह नहीं है कि उनकी डेथ की वजह कोरोना थी या पहले से चली आ रही कोमॉर्बिड डिजीज़। अच्छा, इसके अलावा ये भी मैं देख रहा था कि बहुत सी इररिलेवेंट पोस्ट्स थी जो किसी बीमार बच्चे की थी, जिनके मतलब ये लिखा गया कि ये बच्चा कोरोना से मुतासर है। तो देखें, ऐसी इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें। लोगों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त। मैं रिसेंटली एक अमेरिकन जरीदे को पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस पैंडमिक के बाद सबसे बड़ा पैंडमिक जो आएगा वो जहनी मसलों का आएगा, और उसकी तैयारी के लिए हम लोगों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। देखें, अब तसव्वुर ये किया जा रहा है कि जो लोगों में खौफ, तशवीश, फ़िक्र और घबराहट, ये बहुत से मसाइल आ रहे हैं इस वक्त जो कोरोना से मुताल्लिक़ मालूमात मिलने के बाद लोगों की जो कैफ़ियत पैदा हो रही है। अच्छा, तो इन तमाम कैफ़ियत को हम सिर्फ़ एक लफ्ज़ के अंदर रख लेते हैं, और वो लफ्ज़ है जहनी दबाव, यानी मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस कहते हैं कि जब आप की शख्सियत या आप बहैसियत इंसान किसी ऐसे मसले से दो चार हों जो आपकी शख्सियत ने पहले कभी फ़ेस ना किया। आम तौर पे रोल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, कि मिसाल के तौर पे आप फ़ारिग़ तहसील होकर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट की हैसियत से, लेकिन अगले दिन अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो उस नौकरी का मिलना भी आपके लिए ज़हनी दबाव है। आप कुंवारे होते हैं, जिस दिन आपकी शादी होती है आपका रोल चेंज हो जाता है, वो भी ज़हनी दबाव का बाइस बनता है। आप कोई जगह चेंज कर लेते हैं, माइग्रेशन करते हैं, नई जगह पर आकर नए मसाइल से नबरत आज़मा होने में भी आपको ज़हनी दबाव होता है। इसी तरह से ज़हनी दबाव की एक बहुत बड़ी वजह अपने प्यारों का साथ छोड़ देना भी है। कोई शादीशुदा खातून हैं, उनके मियाँ का अगर इंतकाल हो जाता है, वो बेवा हो जाती हैं, तो बेवगी एक ऐसी चीज़ है जो किसी औरत ने पहले कभी फ़ेस नहीं की होती मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। तो बेवा होना एक औरत के लिए ज़बरदस्त ज़हनी दबाव है। फिर ये तो होते हैं बड़े बड़े ज़हनी दबाव। फिर बड़े ज़हनी दबाव के साथ साथ छोटे छोटे ज़हनी दबाव भी चल रहे होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर जैसे एक हमारे पास वबा आ गई कोरोना, ये तो एक बड़ा ज़हनी दबाव बन गया। अब इस कोरोना से देना, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना जो लोगों के जहन में पैदा हो रही है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। एक बड़ी हद तक तो ये था कि शुरू में तो लोग डिनाइल का शिकार थे, इस बात को सीरियस ले ही नहीं रहे थे कि कोरोना से भी कोई मसला हो सकता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स इतनी जल्दी सामने नहीं आते अनटिल अनलेस के एक 16 दिन का इसका पीरियड पूरा ना हो जाए खून के अंदर। अच्छा, लेकिन जैसे ही इसके सिम्टम्स आने लगे तो लोगों में ज़बरदस्त पैनिक आया। इतना पैनिक आया कि घबराहट, खौफ, तशवीश, सर में दर्द, और जो लोग ज़्यादा तशवीश का शिकार रहते थे उनको तो ये तक लगने लगा कि अब तो वो नहीं बचेंगे या मारे जाएंगे या उनका भी हाल बहुत बुरा होगा। तो इस किस्म के रद्द-ए-अमल लोगों के अंदर आए। तो मेरी आप लोगों को सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तसल्ली देना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक इंसान दुनिया में आया है, हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है। मौत से या अजल से किसी को आज तक फलाह नहीं है। इस दुनिया में एक फ़ितरी निज़ाम है कि जो पैदा हुआ है उसने फ़ना होना। तो मुसलमान की हैसियत से हमारा कामिल यकीन होना चाहिए कि हम मौत से हमें नहीं डरना, और ये ज़रूर है कि ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाना भी फ़ितरी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, और हिफाजत के साथ अपने बच्चों की और अपने मुआशरे की हिफाजत करना, आगे बढ़ते रहना, ये भी खुदा की तरफ से एक फ़ितरत है इंसान के अंदर। तो आप हमेशा मैंने अभी जो बात की कि सोशल ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो भी ख़बर पहुंचती है उसकी मुकम्मल तस्दीक करें, उसको देखें कि उस तस्दीक शुदा ख़बर में कितनी सदाकत है और तस्दीक शुदा है कि नहीं है, और उसके बाद ही कोई कंसेंसस डेवलप करें अपने लिए। अच्छा, जैसे कि तस्दीक से ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि कोरोना वायरस जो है, या कोविड-19 कहते हैं इसे, ये फैलता बहुत तेज़ी से है। ये बात एविडेंस बेस्ड है। अब इसके फैलाव को रोकने के लिए हमें क्या करना है कि सिर्फ 3 काम हमें करने हैं इसके लिए। पहला ये कि आप सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, हाथों को धोना या साफ़ रखना। दूसरा ये कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। 2 तरह के लफ्ज़ आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और एक फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग। तो फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग से मतलब ये कि आप ज़्यादा करीब ना हो एक दूसरे के, छुएँ ना एक दूसरे को, जैसे हाथ मिलाना है, गले लगना है, वो उससे आप इज्तनाब करें। और
तीसरा ये कि अगर आप ये जो कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आप अपने आप को घरों तक रखें, यानी आप बाहर ना निकलें। जितना आप बाहर निकलेंगे उतने ज़्यादा इम्कानात रोशन हैं कि ये वायरस आपको भी मुतासर करें, और फिर आप जब घर आते हैं तो ये वायरस आपके साथ घर आ जाता है और दीगर लोगों को भी ख़तरा है कि वो भी इस वायरस का शिकार हो जाएँ। तो हुकूमती तौर पे भी ये सारे इक़दाम चल रहे हैं, लोग सेल्फ़ क्वारंटीन के अंदर हैं। अब मैं आपको एक और वजाहत करता चलूँ कि कोरोना वायरस से मुतालिक अगर फ़र्ज़ करें कोरोना वायरस किसी को हो जाता है, फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स है जिसको कोरोना का ट्रांसमिट हो गया वायरस, तो अब होगा क्या कि अगर हम इसको 3 जोन्स में डिवाइड कर लें, यानी एक हम कर लेते हैं सब जोन यानी ग्रीन जोन, एक हम कर लेते हैं नारंगी जोन यानी ऑरेंज जोन, और एक हम कर लेते हैं रेड जोन यानी सुर्ख जोन। सुर्ख जोन में वो लोग हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव है, ऑरेंज जोन में हम उन लोगों को रखते हैं जिनका एक्सपोजर है, और ग्रीन जोन में वो लोग हैं जिनका एक्सपोजर नहीं है। तो हम ये देखें कि एक्सपोजर से मतलब ये है कि जो लोग किसी न किसी कोरोना से मुतासरा शख्स के साथ राब्ते में रहें, वो शख्स एक्सपोज्ड है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी सबसे ज़्यादा जो हिफाजत है वो उन लोगों की है जो ग्रीन जोन के अंदर है, यानी उनका चांसेस ख़त्म होकर 0.25% रह जाता है। 1% चांसेस से भी 1% से भी कम चांसेस हैं कि उनको कोरोना हो जो लोग घरों में बैठे हैं। अच्छा, जो लोग एक्सपोज्ड हैं उनमें चांसेस है 2.5% लोगों का, यानी वो 2.5% ज़्यादा ख़तरे में है, और एक शख्स आने वाले 15 दिन में तकरीबन 35 लोगों को मुतासर कर सकता है अगर वो एक्सपोज्ड है, ऑरेंज जोन के अंदर है। अच्छा, रेड जोन में वो लोग हैं कि जिन लोगों को मुतासरा यानी जिनका मज़कूरा ये वायरस पॉजिटिव आ चुका है, वो लोग रेड जोन के अंदर हैं। अब अगर कोई रेड जोन की पॉपुलेशन को हम उठा लेते हैं और देखते हैं कि रेड जोन वालों का बना क्या। देखें, रेड जोन के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, नौजवान हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, बिला तफरीक, ये सबको रेड जोन सबको मुतासर करता है। अगर कुछ लोगों को किया तो क्या मतलब कि ये उनका कोई मौत का परवाना था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये करना चाहेंगे कि आप एक तो अपने से दूसरों को प्रिवेंट करें, यानी आप दूसरों से मिलना जुलना बिल्कुल ख़त्म करें, सोशल आइसोलेशन में चले जाएं। उस आइसोलेशन में जाने के बाद इस ख़तरे से तो आप टल गए, इस ख़तरे को आपने टाल दिया कि अब आपसे किसी और को कोई और शख्स मुतासर हो सकता है। अब आपको क्या करना है कि आपके अंदर कोई कोरोना वाली अलामतें पैदा होती हैं या नहीं। कोरोना की अलामतों में जैसा कि मशहूर हो चुका है कि खांसी रहती है, सांस की तकलीफ़ रहती है, खांसी आमतौर पे खुश्क नेचर की होती है, नाक का बहना या ना बहना दोनों शामिल हैं, बदन में दर्द जो ज़्यादा या कम हो सकता है, बुखार जो ज़्यादा या कम हो सकता है, ये इसकी अलामात हैं जो कि आमतौर पे फ्लू के अलामात हम देखते आए हैं। अगर ये अलामात आपके अंदर पैदा होती हैं तो आपने इनको आपने वॉचफुल वेटिंग करनी है, इनको देखते रहना है कि ये ख़राब तो नहीं हो रही हैं। 60% लोगों के अंदर कोरोना अगर पहुंच भी जाए, 60% लोगों में, पहले तो ये शुरू में आ रहा था कि ये तकरीबन 84% लोगों में कोरोना अगर आ भी जाए तो कुछ नहीं करता। अब यह है कि 60 से 65% लोगों के अंदर, एहतियाती तौर पे बता रहा हूँ मैं, कम से कम रेंज रख के, कि 65% लोगों में अगर कोरोना जो रेड जोन से हमने उठाए हैं उनमें कोरोना कुछ नहीं करेगा, ये स्पॉन्टेनियसली ख़ुद ब खुद अपना टाइम पीरियड पूरा करके ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रह जाते हैं तकरीबन 30 से 35% लोग, 40% लोग, उनकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं। उस 40% को अगर हम फ़र्ज़ करें 100% में बना लेते हैं तो उसमें से भी 80% लोगों के अंदर मामूली अलामात होंगी, और अलामात के बाद वो अगर अपने आप को क्वारंटीन में रखते हैं और इन अलामात के चले जाने का इंतज़ार करते हैं, जैसे ये अलामात चली जाती हैं आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। बाकी के जो 20% लोग हैं उन लोगों के अंदर हमने ये बातें देखनी हैं कि वो लोग मुतासर होंगे और शदीद मुतासर होंगे, लेकिन ये नहीं कि कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल, अच्छी सेहत में जो शख्स अच्छी शेप में है वो मुतासर होगा। इन 10% लोगों में दुनिया में तहकीक हुई है कि 90% लोग ऐसे होंगे कि जिनको पहले से कोई बीमारी थी, ख़ास तौर पे लंग्स की बीमारी, यानी जिनको कभी टीबी रह चुका हो, जिनकी एज ज़्यादा हो। अभी जो कंसेंसस में देख रहा था उसमें से जो ज़्यादातर अमवात हुई हैं दुनिया में, वो सारे 80 ईयर्स, जो 80 साल से ज़्यादा के लोग थे उनकी हुई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो उनकी हुई हैं, और उसमें से भी 90% लोग ऐसे थे जिनको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पहले से चली आ रही थी।
तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि अब हमने बात की कि हम 1 से 1.5 अरब लोगों को घरों में रख के बैठे हैं पूरी दुनिया में, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि कोरोना के फैलाव को कम से कम किया जा सके। लेकिन घरों में बैठ के करें क्या? अब जहनी मसाइल घरों से जो पैदा हो रहे हैं उन पे भी ज़रा बात होनी चाहिए। अब घरों में क्या है कि एक तबका बच्चों का है, एक नौजवानों का है, एक बालिगान का है और एक बुज़ुर्गों का है, बिला तफरीक मर्द और औरत को मिला भी दिया जाए तो अब बच्चों की जहनी सेहत, बालिगान की, नौजवानों की और बूढ़ों की जहनी सेहत के मुतालिक बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। जैसे पहले ही नफ्सियाती प्रॉब्लम्स या जहनी मसाइल पहले ही बहुत कॉमन थे, दुनिया में हमेशा माहिरीन नफ्सियात की शॉर्टेज रही है। पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी है और मेरा ख्याल है 600 से भी कम माहिरीन नफ्सियात इस वक्त पाकिस्तान में हैं। बीमारियों का ये हाल है कि आने वाले कई सालों में, यानी आने वाले 10 सालों में, 2030 में नफ्सियाती बीमारियां दुनिया का सबसे बड़ा मसला होंगी। जो सेहत से मुतल्लिक सबसे बड़ा मसला 2030 तक वो डिप्रेशन के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा मसला होगा आने वाले दिनों में। अब डिप्रेशन और दीगर नफ्सियाती मसाइल को आप आम कम्युनिटी में अगर देखते हैं तो बहुत से लोग ये बात करते नज़र आते हैं कि एंग्जाइटी का लफ्ज़, डिप्रेशन का लफ्ज़ और स्ट्रेस का लफ्ज़ बड़ा पॉपुलर हो गया है दुनिया में। हर शख्स अपने आप को एंग्जाइटी या डिप्रेशन या खौफ का शिकार समझने लगा। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एंग्जाइटी नफ्सियाती मर्ज़ के तौर पे अगर देखी जाए तो ये वो एंग्जाइटी नहीं है जो आप आमतौर पे महसूस कर रहे हैं या लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस वक्त महसूस कर रहे हैं। डिप्रेशन भी अगर मर्ज़ की हैसियत से देखा जाए तो ये डिप्रेशन वो नहीं है कि जो आमतौर पे हम लोग बात करते नज़र आते हैं कि ये डिप्रेशन हो गया मुझे। जो हम आजकल जो हमारी हालत है वो जहनी दबाव की है, और जहनी दबाव बच्चों का, नौजवानों का, बड़ों का या बुज़ुर्गों का, सब के ऊपर इसका एक इक्वल लोड आ रहा है। स्कूल बंद हैं, सोशल एनवायरनमेंट सारा फ्रीज़ हो चुका है। घर में रहने से क्या हो रहा है कि एक तो जहनी दबाव और दूसरा बोरियत, यानी आप बोर हो चुके हैं घर में बैठ के। अच्छा, बोरियत एक लफ्ज़ है जो कि समाजी तौर पे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नफ्सियात की एक अलामत भी है, नफ्सियाती बीमारियों की। बोरियत का शिकार लोग सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं कि वो ज़िंदगी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खौफ या दीगर किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हो जाएं। बोरियत वाले ख़ास तौर पे नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ चले जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट भी किया कि आप अब जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोरियत से निमटने के लिए सिगरेट का या शराब नोशी का या दीगर नशावर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैसे ही कम हो रही है। खुदा न खास्ता अगर उनको एक्सपोजर आता है तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ आ सकती है उनके मुकाबले में जो लोग नशा नहीं करते। तो अब इस बोरियत में क्या हो रहा है कि मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि जब आप शदीद बोरियत का शिकार होते हैं और जहनी दबाव का भी शिकार होते हैं तो क्या करते हैं? चले मैं आपसे ये पूछता हूँ, बड़ा कॉमन सेंस से इसका जवाब दीजिएगा। जब आप शदीद बोर हो रहे हों और साथ साथ आप जहनी दबाव में भी हों तो क्या करते हैं आप लोग? मेरा ख़्याल है ज़्यादातर लोग खाना ज़्यादा खाते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, कुछ लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, और जो दीगर अफराद हैं जो नशे की आदत में मुलव्वस हैं वो नशा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, खाना वो चीज़ है जो बच्चा, बड़ा, नौजवान, हर चीज़ यानी सारी एज के अंदर बिला तफरीक लोग ज़्यादा खाते हैं। कुछ लोगों का वैसे भूख कम भी हो जाती है। अच्छा, मैं बताता ये चलूँ कि हमने ये भी रिसर्च से ये देखा कि कोरोना से, जो लॉकडाउन से जो घरों में लोग बोरियत का और जहनी दबाव का शिकार हुए हैं, उसमें आने वाले दिनों में सबसे बड़ा मसला एंग्जाइटी नहीं है, ना ही खौफ है और ना ही कोई ट्रॉमा है। सबसे बड़ा मसला ओबेसिटी है, मोटापा है। क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पब्लिक पार्क्स बंद हैं, आप जिम नहीं जा सकते, आपकी रूटीन की वॉक मुतासर हो गई है। अच्छा, इसके अलावा आप यूँ देखें कि जो लोग ऑनलाइन यानी जिसको हम कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बोरियत को कम करने के लिए, उसने आपको और ज़्यादा कन्फाइन कर दिया है। घर में भी आपका ज़्यादा चहल पहल नहीं कर रहे हैं, और इससे क्या है कि आप वज़न बढ़ा रहे हैं। ओबेसिटी ख़ुद एक मदर ऑफ़ इलनेस कहलाती है, बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है ये। तो ये भी एक फैक्टर है जो डिप्रेशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और दीगर बहुत से मसाइल को ये जन्म देती है। अच्छा, मैं आप लोगों का
ज़रा सा एक मौका 1 मिनट लेता हूँ, सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। ग़ुलाम मेहदी लुंड साहब बहुत शुक्रिया आपका। एंजल फातिमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, मुझे हल्की खांसी है, उसके बारे में बताइए। छोटी मोटी खांसी होगी, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप ये भी तो देखें ना कि मौसम इस वक्त सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा है, बाहर से निकल के जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे मौसम में वैसे भी डस्ट और पोलन ग्रेन ज़्यादा होते हैं, तो एलर्जी, एस्थमा, ये चीज़ें प्रेटी कॉमन, तो इससे ना करें आप। डॉक्टर साहब गुड एंड स्टाइलिश। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत आपका जनाब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, विकास कुकरेजा साहब थैंक यू वेरी मच आपकी हौसला अफजाई के लिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अच्छा अब मैं बात करता चलूँ कोरोना से मुतालिक ज़हनी प्रॉब्लम के मुतालिक कि एंग्ज़ाइटी का क्या हाल है इस वक्त। अमेरिकन रिसर्च है कि अमेरिका में इस वक्त आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को एंग्ज़ाइटी होती है। एंग्ज़ाइटी कहते हैं तशवीश, फ़िक्र, खौफ में रहने, मुसलसल फ़िक्र में रहने की एक ज़हनी हालत को। जब आप मुसलसल फ़िक्र में रहते हैं, खौफ में रहते हैं, तो आपकी बॉडी एक अलार्मिंग रिस्पांस पैदा करती रहती है बज़रिया कुछ जो केमिकल्स होते हैं खून के अंदर, उसकी वजह से, जिनको हम न्यूरोकेमिकल्स भी कहते हैं, और कुछ हार्मोन्स भी हैं जो इमरजेंसी की सूरत के लिए जिस्म को तैयार करते हैं। जब आप मुसलसल किसी स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे कि हम गुज़िश्ता 1.5 महीने में मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार हैं, खौफ का शिकार हैं, तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स और एंग्ज़ाइटी से पैदा होने वाले हार्मोन्स हमारी बॉडी पे बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से हमारी जो टेंशन है वो बढ़ा हुआ है। टेंशन से मेरी मुराद ये कि मैं आपको बताता चलूँ, टेंशन कहते हैं, एक फ़िज़िक्स की एक जो डेफिनेशन है वो तो ये कि अगर आप किसी रोप को दोनों तरफ से खींचें तो बीच में जो रोप के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो टेंशन कहलाती है। एंग्ज़ाइटी में भी ऐसा ही होता है। आपकी सोचें आपको दोनों तीनों तरफ से इस तरह खींचती हैं कि आप बीच में, आपकी शख्सियत शदीद टेंशन में आ जाती है। आपके पट्टे, जिस्म के पट्टे जो हैं वो अकड़ जाते हैं, सर में दर्द की अक्सर शिकायत रहती है, हाथों पैरों का सुन होना और दीगर अलामतें जो नफ्सियात की बीमारी में आप सुनते आए हैं या कभी बात होती रहेगी इस पर। तो 50% से ज़्यादा अमेरिकन पॉपुलेशन इस वक्त एंग्ज़ाइटी में है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन 9/11 के वक्त भी अमेरिका में एंग्ज़ाइटी में नहीं थी जितनी आज है। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम, ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम में भी एंग्ज़ाइटी का एलिमेंट बढ़ रहा है, और ज़हनी दबाव से मुतालिक भी पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं। घरों में बैठ के हमारा वज़न भी बढ़ रहा है। डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ेंगे अभी घरों में रहने की वजह से। डोमेस्टिक इश्यूज़ से मेरी मुराद ये कि जब आप घरों में रहते हैं तो आप एजिटेशन में रहते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि आजकल का ज़माना एजिटेशन का ज़माना है। जैसे कि हम खौफ और ज़हनी दबाव और बोर्डम का शिकार है, 3 चीज़ों का शिकार है। तो इससे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन ज़रूर पैदा होगा, बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो जाएगी एक दूसरे की बातों के लिए। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, घर के अंदर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में आपके यानी नोक झोंक बढ़ सकती है, बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा हो सकता है, मारपीट के वाक़यात में इजाफ़ा हो सकता है, मियाँ बीवी दोनों के हवाले से। सिर्फ़ ख़वातीन ही नहीं इसमें विक्टिम, कभी कभी मियाँ भी विक्टिम हो जाता है, हो सकता है मियाँ ज़्यादा पिटता हो, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि घरों में रहने की वजह से आप जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई अहम अंसर है कोरोना से निपटने का, इस सोशल डिस्टेंसिंग में आप किस तरह बेहतरीन वक्त गुजार सकते हैं। कहने को यहाँ पर बात थोड़ी आइडियोलॉजिकल हो जाएगी कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक्सरसाइज करें, आप ये करें, बहुत सारी चीज़ें करें तो आप ठीक रहेंगे। ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्या कुछ करने से आप ठीक रह सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, ईमानदारी की बात है। हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। जब भी कोई एक केस आता है तो हमारा लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ जाता है, और होना भी चाहिए। तो हम एक आउट ऑफ नो वेयर खड़े हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि कब तक ये मामला चलेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिएटिविटी डालने से जो बड़ी यानी बेशतर आवाम के जो जहनी प्रॉब्लम्स हैं उनका कैथारसिस हो रहा है, इजहार ख़यालों का, इजहार जज्बात हो रहा है। आप मुझे मौका दे रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, और भी मैं देख रहा हूँ जगह जगह ऑनलाइन प्रोग्राम्स और ऑनलाइन इंटरव्यूज़, ऑनलाइन डिस्कशंस चल रही हैं, बड़ी हद तक ये कवर कर रही हैं चीज़ों को। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट्स आपको ये बताऊंगा कि जो आप रूटीन में करेंगे और आप आसानी से इसकी आदत बना लेंगे।
जैसे कि मैंने बताया कि आप कोरोना से मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही दें, जो आप फेसबुक वगैरह यूज़ करके भी दे सकते हैं, और इससे दूसरों की मदद करने से भी खुशगवारियत का एहसास होता है आपकी तबीयत के अंदर, आपको अच्छा महसूस होता है। अच्छा, छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो घर के अंदर आपकी मोबिलिटी है, उसके लिए आप जितना हो सके अपनी मोबिलिटी को घर में ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि आपका चलना फिरना आपका घर में अच्छा बना रहे। दूसरी बात ये कि आप जो कोरोना से मुताल्लिक जो सोशल ट्रांसमिशन है उसको स्टॉप करें, रोकें। ऐसी ख़बरों को रोकें, आगे ना शेयर करें कि जो ख़बरें बिला तस्दीक शुदा हों या फेक हों, उसको रोकें। कोरोना एक वबा है, एक बीमारी है, हर बीमारी की एक ख़ास नॉलेज होती है, हर जहन के पास नॉलेज लेने की एक सलाहियत होती है। आप उस सलाहियत को इस्तेमाल करें, उसकी नॉलेज लें, तस्दीक शुदा नॉलेज को आगे शेयर करें। और वैसे भी जो कुछ इस वक्त तक हमारी जो गवर्नमेंट या हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कुछ हमें बता चुके हैं, वही हमारे लिए इनफ है कि हम उसी से बड़ी हद तक एक दूसरे को एजुकेट कर पा रहे हैं। अच्छा, अपनी अपनी इबादतें जारी रखें। अच्छा जी, दूसरा ये कि आप 6-7 मिनट निकालें और छोटी मोटी कोई भी एक्सरसाइज जो घर में आप कर सकते हो। ख़वातीन अगर योगा करना चाहती हैं वो योगा करें, मर्द जो पुशअप्स वगैरह लगाना चाहते हैं पुशअप्स लगाएं, या जो वॉक पे जाना चाहते हैं वो घर के अंदर अगर 10, 12, 15 चक्कर लगा लें तो ये थोड़ा बेहतर महसूस करवाएगा आपको। ये तस्दीक से साबित है कि आप थोड़ी सी वर्कआउट करें तो आपका मूड बेहतर हो जाता है। अच्छा, तीसरी बात ये कि हमारे जो पहले से जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स के शिकार अफराद हैं, उनको कोरोना ने कितना मुतासिर किया। तो एक आम सा ख़याल ये तस्वर किया जा रहा है कि जो लोग पहले से जहनी प्रॉब्लम का शिकार हैं उनको कोरोना ने ज़्यादा मुतासिर किया। मेरा इस पे मिला जुला रद्द-ए-अमल है। कोरोना ने सबको मुतासिर किया, जिसको नफ्सियाती मसाइल थे या जिसको नफ्सियाती मसाइल नहीं थे। जिनको शुगर ब्लड प्रेशर के भी मसाइल थे, कोरोना ने उनके मसाइल भी ख़राब किए। उनका शुगर, उनका ब्लड प्रेशर उन्हीं दवाओं पर जिन पर पहले वो कंट्रोल था, अब कंट्रोल नहीं है बहुत से लोगों का। क्यों कि खाना पीना बढ़ गया है, ओबेसिटी बढ़ गई है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए हैं। फिर लॉकडाउन की वजह से आप अपनी फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे, बहुत से लोग एजुकेशन सेशंस नहीं अटेंड कर पा रहे। तो इसकी वजह से जो जनरल हेल्थ स्टेटस है लोगों का, चाहे वो नफ्सियाती मसाइल हों चाहे ना हो, दोनों का ख़राब हो रहा है। नफ्सियाती मसाइल का चूँकि वेल डिमार्केटेड एरिया है मेरा, तो मैं ये बताता चलूँ कि जहनी दबाव जब भी आता है तो हर तरह का नफ्सियाती मसला पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाता है। चाहे वो खौफ हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, मैनिया हो, जो भी हो, नशा हो, नींद के मसाइल हों, छोटे बच्चों के मसाइल हों, नशोनुमा के मसाइल हों, जहनी माजूरी के मसाइल हों, यानी जो भी हो, जो भी तकरीबन 100-150 के करीब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। जब भी स्ट्रेस आएगा हर तरह का साइकेट्रिक डिसऑर्डर ख़राब होगा, तो वो वाकई हो रहा है। और उसके लिए बड़ी तब्दीली ये आई है कि बड़े बड़े इदारों ने, ख़ुद मेरी यूनिवर्सिटी ने, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू किया है। और आप अगर आप पम्प्स की साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कंसल्टेशन के लिए मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स से। तो वो आपकी रहनुमाई करते हैं वहाँ पर। मैं भी वहाँ पर हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ पर आपसे बात भी हो सकती है। तो ये कोरोना से मुतालिक कुछ ज़हनी जो कंसेंसस थे जो मैं चाहता था शेयर किए जाएँ। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से ज़्यादा सवालात आ जाएँ। मैं 5 मिनट सवालात का वेट कर लेता हूँ। जो 5-6 अफराद, मुझे 7 अफराद देख रहे हैं, काइंडली कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो ज़रूर भेजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के सवालात लेना। जी जनाब, प्लीज़ अपने अपने सवालात मुझे कमेंट्स में भेज दीजिए। चलें, मैं एक जनरल मैसेज दे दूं कि चूँकि अभी हमारे यहाँ जो हमारा जो तबका हमारे जो घरों के अंदर जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, उनकी शिफा के लिए हम दुआ करें। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो लोग कोरोना की वबा से लड़ रहे हैं, उन सब की शिफा के लिए हम लोग दुआ करें। और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि इस वबा से जल्द हमारी जान छूटे और हम दोबारा से दुनिया में अपने अपने किरदार निभाते नज़र आएँ। और हम अब कदर करें, हम अपनी दुनिया की, हम अपने प्लानेट अर्थ की अब थोड़ी कदर करें। आप अंदाज़ा लगाएं कि सारी फैक्ट्रीज़ बंद हैं, सारी फ़िशिंग बंद है, पूरी पोल्यूशन बंद हो चुकी है। तो आप ये भी देखें कि दुनिया में इस वक्त, पूरी दुनिया में इस वक्त नेचुरल रिसोर्सेज रिस्टोर हो रहे हैं।
ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़रूर है कोरोना का। चाहे हम लोग तकलीफ़ में हैं, लेकिन कुदरत अपने रास्ते खुद बनाती है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि जब पानी का बहाव बढ़ता है और दरिया के किनारे जो बस्तियाँ बसी होती हैं वो डूब जाती हैं, लेकिन जब पानी बह जाता है दोबारा वही लोग आके वहीं पर अपनी अपनी बस्तियाँ दोबारा बसा लेते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि कुदरत ने रहमत को ज़हमत बना दिया। आप ये कह सकते हैं कि आपने कुदरत की रहमत को प्रॉपर मैनेज नहीं किया। अब कोरोना जो हमारे पास है, इस कोरोना से बेशक हम सब लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन ये भी ज़रूर है कि कुदरत अपने रिसोर्सेज को रीस्टोर भी करती है। दुनिया जहान के अंदर जंगलात की कटाई रुकी हुई है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, दोनों तरह से ये पोल्यूशन कंट्रोल हो गई है। तो कहते हैं कि वियना वेनिस जो था, इटली का जो शहर जिसके अंदर जो पानी पे बना हुआ शहर है, उसमें पानी की जो शफाफियत है वो ज़बरदस्त हो गई है। तो क्योंकि वहाँ पे टूरिज़म ख़त्म हो गया है, समंदर जो बीचेस हैं वो सारे साफ़ हो गए हैं क्योंकि लोगों ने समुद्रों पे जाना छोड़ दिया है। एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं आपको बताऊं कि क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। लोगों ने शायद चोरियां करना छोड़ दी हैं, स्ट्रीट क्राइम बहुत कम हो गया है, डाके कोई नहीं मार रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आप देखें कि गाड़ियाँ कोई नहीं छीन रहा। बच्चों के साथ ज़्यादती के बहुत वाक़यात रिपोर्ट हो रहे थे गुज़िश्ता चंद महीनों में। इस किस्म का अल्लाह का शुक्र है कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हो रहा। और पुलिस सारी की सारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर आ गई है, लोगों को घरों में महसूस होने के लिए या घरों में रहने की जो है ना नसीहत और तलकीन करती नज़र आती है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। लेकिन जब हम लोग कोरोना से निमट लेंगे और जब दोबारा इस दुनिया में हम आएंगे तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपनी ज़मीन का ख्याल रखें, आपस के झगड़ों को कम से कम रखें, सियासी, नस्ली, मसलकी जो तफारीक हैं इसमें मत पड़ें। एज़ अ ह्यूमन एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार और खुलूस बाँटें। और जब हमारी कौम यूनिटी के साथ और इस्तकामत के साथ गोल डायरेक्टेड होकर आगे बढ़ेगी तो मेरा ख़्याल है कि हम पर जो खुदा की तरफ से जो नेचुरल जो हम विक्टिम हो जाते हैं वो भी कम हो जाएंगे। ये भी हम अपने दीन की निस्बत से ये बात समझते आए हैं कि कुदरत ने हमेशा अज़ाब देने से पहले लोगों को वार्न किया। तो मेरा ये ख़्याल है कि हमें इस एस्पेक्ट पे भी अल्लाह ताला की इबादत को भी कार लाते हुए खुदा की नाराज़गी को दूर भी करना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच को भी साथ लेके चलना चाहिए। कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। एक्चुअली मुझे सवाल रिसीव नहीं हो रहे हैं, शायद कोई प्रॉब्लम है या मैं इसको देखूँ क्या इशू है। शुरू में तो कुछ सवालात आ रहे थे, अब नहीं आ रहे ना। कोई बता पाएगा मुझे सवालात कैसे आएंगे? वेरी मच एवरीबडी। अच्छा, हो सकता है इस वक्त हम सवालात सुन ना पा रहे हों, तो आप कमेंट में भी अगर सवालात दे देंगे तो इंशाल्लाह हम कमेंट में भी मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप कमेंट्स बाद में मैं इंशाल्लाह जो आपके सवालात होंगे उसको देखकर उसका जवाब दे दूँगा। अच्छा, मैं एक बात बताना चाह रहा था आप लोगों को कि चूँकि ये लाइव टॉक होती है, बहुत से ख़यालात दिमाग में होते हैं। मैं एक ज़रूर बात बताना चाह रहा था कि जो लोग पहले से किसी नफ्सियाती इलाज पर हैं या किसी और बीमारी के इलाज पर हैं, डॉक्टर्स को इस वक्त लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो ख़ास तौर पे नफ्सियात के जो लोग हैं, जो लोग नफ्सियात की कोई दवा खा रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो दवा जारी रखें। अगर किसी किस्म का कोई ज़ैली असर उनको महसूस नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस नहीं हो रही, तो और अपने डॉक्टर्स से जब तक आपका कांटेक्ट हो, जब तक आप अपनी दवाओं को जारी रखें। अच्छा जी, सुल्तान शाह साहब का मैसेज आया है, सर कोई इशू है शायद, आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, मुझे कहते हैं आप कंटिन्यू करें। मेरा ख़्याल है कि हमने आज इसके मतलब काफ़ी बात की है और मैं इस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, जो कि एक हेल्दी एस्पेक्ट है घरों में। चूँकि हम लोग इस वक्त घरों से काम कर रहे हैं, तो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कम से कम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को कंपनसेट कर सकते हैं।
हाँ, फ़िज़िकल डिस्टेंस को आप मेंटेन रखें, बाहर ना निकलें। फ़िज़िकल डिस्टेंस चाहे कितनी ही आपको उजलत क्यों ना हो, कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, फ़िज़िकल डिस्टेंस को ज़रूर इंश्योर करें। मुमकिन है कि आप बराह रास्त मुतासिर ना हों, लेकिन एक्सपोजर में चले जाएं और आपसे किसी ऐसे शख्स को वायरस लगे जो नहीफ़ हो, कमज़ोर हो और वो इस वायरस से ना कम्पीट कर सके, तो ये प्रॉब्लम फिर हमें महसूस करना पड़ेगा ज़िम्मेदारी से। कोशिश करें। इस वक्त एक जो कंसेंसस आए हैं वो ये आए हैं कि इस वक्त हर घर में 7 अफराद हैं ऑन एवरेज पाकिस्तानी कम्युनिटी में। तो एक बहुत बड़ा बर्डन आने लगा है आने वाले दिनों में, और लोग एक दूसरे से बड़ी हद तक बेजारी का भी मुजाहरा कर रहे हैं। मैं चंद एक दिन से मैं देख रहा था। थैंक यू सैयद इब्राहिम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई के लिए। अच्छा, डोमेस्टिक इश्यूज़ पे ज़रा नज़र रखें। घरों में रहने की वजह से बहुत से चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपनी जगह पर हो, लेकिन क़ुव्वत बर्दाश्त का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। एक दूसरे को बर्दाश्त करें। ख़ास तौर पे शादीशुदा अफराद तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे कि अज़रा मज़ाक में ये बात कहूँ कि कोरोना ने जब कोरोना जैसे ही आया तो हम लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने कहा कि हम शरीयत के करीब हो गए, हम नकाब कर रहे हैं, हम पाक रहते हैं, तहारत मेंटेन करते हैं और ये सारा कुछ। तो मतलब ये कि कोरोना ने आपकी जिन आदतों को उजागर किया, वो आदतें ऑलरेडी सिविक सेंस में आती हैं, आपके महज़ब होने की निशानी है। यानी वेस्ट में आप बहुत करीब होकर लोगों से बात नहीं करते। हमारे यहाँ तो लोग गले लगा लेते हैं, माथा चूम लेते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए थी कि सिविक सेंस को भी मलहूज़ ख़ातिर रखें कि आप वैसे ही हमारा वैसे भी जो, अगर हम सिंध की बात करें तो हमारे सिंध के अंदर वैसे भी मसाफ़े से ज़्यादा दोनों हाथ बांध कर एक दूसरे को वेलकम किया जाता है, ऐसे करके हम ऐसे करके मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑलरेडी अ गुड वे ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर। तो इसी को मेंटेन करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लुटियाँ डालने बैठ जाएं, गले लगाएं, माथा छूमें, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि आप ये भी जानते हैं कि हमारे सिंध के अंदर एक रिवाज है कि हम लोग जब बैठ जाते हैं आराम से, उसके बाद हाल चाल पूछते हैं। तो उससे भी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी बड़ी हद तक मेंटेन हो रही है। तो हम तो ऑलरेडी सिविक सेंस के करीब आ रहे हैं। हाथ धोना ये कोई मेडिसिन थोड़ी है, ये तो हमारी नॉर्मल आदत होनी चाहिए थी। अच्छा, बाहर से आने के बाद बग़ैर साफ़ हुए बच्चों को प्यार कर लेना, गोद में ले लेना, ये भी हमारी अच्छी आदत नहीं थी। इस आदत को भी अब कोरोना ने रिस्टोर किया है। तो जहाँ इसको बेचारे कोरोना को इतना कोसा जा रहा है, वहाँ पर इसकी वजह से होने वाले जो अच्छे मस्बत असरात हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इंसान हमेशा बैड टाइम्स में से गुड डेरिवेशंस की तरफ जाने का सोचे, उसी से उसको आप कम्पीट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आप उसके साथ ड्राइव नहीं कर जाते, फ़्लो में नहीं बह जाते, आप हमेशा अगेंस्ट दी फ़्लो जाते हैं। इंसान की फितरत ये होनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ सवालात आए हैं, बल्कि कमेंट्स आए हैं। मैं चाहूँगा कि कमेंट्स अगर आते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई सवाल हो आप लोगों के जहन में तो मुझसे ज़रूर पूछिए, या आप सुल्तान साहब को कर दीजिए जो इस वक्त जो मेरे इस वक्त होस्ट हैं, उनको भेज दीजिए। मैं उनकी मैसेंजर पे से उनके सवालात को देखकर जवाब दे सकूँगा। कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ, कुछ तसल्ली हुई आप लोगों को। एक इतना बड़ा हवा, एक वबाल बना रखा था आपने। एक सवाल मैं चाहता हूँ मुझसे पूछा जाए कि कोरोना के जाने के बाद गुर्बत का क्या हाल होगा। जैसे मैंने कहा कि कोरोना के बाद सबसे बड़ा पैंडमिक नफ्सियाती मसाइल होंगे, यानी पूरी दुनिया के अफराद को मुतासिर जो चीज़ करने लगी है वो नफ्सियाती मसाइल हैं। और गुर्बत भी पूरी दुनिया में लोगों को मुतासिर करेगी जब कोरोना चला जाएगा। कोरोना के जाते ही 24 आवर्स में सारी चीज़ें रीस्टोर नहीं होंगी। इसको रीस्टोर होते होते कई महीने लगेंगे। वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी हद तक मुतासिर होगा। बिलावल फरमा रहे हैं कि कोरोना वायरस जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या दिमागी बीमारियां छोड़ जाएगा। जी हाँ। पहली बात तो ये कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा।
ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल से मतलब ये, जैसे आप देखते हैं पोलियो का अगर एक केस भी पाकिस्तान में डिटेक्ट होता है तो WHO की पूरी टीम अपना पूरा जोर लगा देती है, हर बच्चे को वो कतरे पिलाती है, चाहे पूरे पाकिस्तान में 5 केसेस हों तब भी पूरे पाकिस्तान के बच्चों को आपको कतरे पिलाने पड़ते हैं। यानी वैक्सीनेशन कोरोना का सबसे मौसर इलाज है। कोरोना ख़त्म नहीं होगा, आप वैक्सीनेशन जब इसकी आ जाएगी तो जब आप वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो दीगर मीज़ल्स, मम्स, रुबेला और एंथ्रेक्स वगैरह की जो पहले वैक्सीनेशन हो गई थी, बना ली गई थी और उसके बाद उससे काबू हो गया, तो बस इसका भी वैक्सीनेशन का वेट करें और बन जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। जब जाएगी तो डेफिनेटली गुर्बत और नफसियाती बीमारियां छोड़ के जाएगी। और ये भी बताता चलूँ कि कोरोना वायरस का अगर एक भी केस पाकिस्तान में रहा और लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया, एहतियात नहीं की, तो वो एक से, मैंने बताया था कि नेक्स्ट 15-16 दिनों में 35 अफराद को मुतासर करता है एक केस। तो वो 35 अफराद नेक्स्ट 16 दिनों के अंदर 35 मज़ीद अफराद को करेंगे तो ये दोबारा से बढ़ जाएगा। अच्छा, आप फरमा रही हैं प्लीज़ मुझे वेट के लिए बताइए, बढ़ गया है। जी हाँ, आप ही का मसला नहीं है। सवाल यह है कि ये कोरोना के दिनों में बढ़ा है या पहले से ही बढ़ा है, और फिर बढ़ा है तो कितना। एक हम इंडेक्स निकालते हैं, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, यानी देखा जाता है कि आपका वज़न मामूली ज़्यादा है, नॉर्मल है, कम है, बेहद कम है, या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मोटापे में शुमार हो रहा है, उसके हिसाब से हम करते हैं BMI। आप इसका कैलकुलेटर निकालें और फिर 7 से 8 कंपनीज़ डिफरेंट फेजेस में काम कर रही हैं वैक्सीन पे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। डिकोड भी कर चुके हैं बड़े लोग इस वायरस को। चाइना ने डिकोड करके दिया है दुनिया में। पागल सर, क्या इसकी वैक्सीनेशन नहीं आई? जी नहीं। पहले कहा जा रहा था कि मलेरिया से, जो मलेरिया के इलाज के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, इसका क्या नाम है, क्लोरोक्विन, तो पहले कह रहे थे कि उससे इसके सिम्टम्स को FDA ने अप्रूव किया है, उससे इसके सिम्टम बड़ी हद तक कंट्रोल हो। लेकिन अभी रीसेंट स्टडी आ चुकी है और उसमें अभी तक इसके रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और अभी तक ये FDA ने सिर्फ ट्रायल के लिए दी है कि आप तजर्बा करके देख लें। FDA ने इस बात की ज़िम्मेदारी ली है कि इससे नुकसान कोई नहीं है, और अगर फ़ायदा हुआ तो ये एक इजाफ़ा हो जाएगा हमारे पास। लेकिन ये बात ठीक है, नुकसान कोई नहीं है, लेकिन फ़ायदा भी कोरोना से मुताल्लिक़ कोई नहीं है इसका अभी तक। अगर ट्रायल बढ़ते रहे तो देखा जाएगा। सर, ये वायरस मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा या फिर ये वायरस आएगा? वायरस अपनी जगह पर होगा, वायरस ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ये इतना छोटा सा वायरस है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में ये है कि नहीं है। लाखों करोड़ों वायरसेस और बैक्टीरियाज़ हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ काउंटर होता है। बॉडी का अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत उन वायरसेस को किल करता है, और ऐसे वायरसेस जो ज़्यादा ख़तरनाक नौइयत के होते हैं उनके ख़िलाफ़ कोरोना की वैक्सीन उन वायरसेस की वैक्सीन बनाई जाती है। जब वैक्सीन बन जाएगी तो वैक्सीन भी दरअसल उसी वायरस की एक शक्ल होती है जो वायरस नुकसान दे रहा होता है, लेकिन एटीन्यूएटेड फॉर्म में होता है। यानी उसके अंदर से जो ख़तरा पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम निकाल लेते हैं और शक्ल सूरत उसी वायरस की इंटैक्ट रखते हैं और खून में शामिल कर देते हैं। तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप कर लेती है, जिससे वो बड़ी हद तक कमज़ोर पड़ जाता है। मैं आपसे एक रिसर्च शेयर करता चलूँ, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च पाकिस्तान में हो रही है, इंटरनेशनली भी उसका चर्चा है कि पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने कामयाबी से कोरोना का मुकाबला किया और मुतासर हुए और उसके बाद उन्होंने इसको शिकस्त दी, उन लोगों के खून से उनका प्लाज्मा निकाल कर उन लोगों के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है जो कोरोना से इस वक्त मुतासरा हैं और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अगर उनके वायरसेस, जो लोग अच्छी तरह से इसको कंट्रोल कर गए हैं, उनके खून का प्लाज्मा निकाल के उन मरीज़ों में लगा कर देखा जा रहा है कि अगर वो जो कमज़ोर मरीज़ हैं उनको कोई फ़ायदा इससे हो रहा है या नहीं। तो हाइपोथेटिकली ये मुमकिन है कि जो लोग कंट्रोल कर चुके हैं उनके प्लाज्मा से वो लोग ठीक हो जाएं, कि जो लोग मुश्किल में हैं। हाइपोथेटिकली ये हो सकता है, रिसर्च अभी इसकी चल रही है और पाकिस्तान में चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिलावल, मैंने आपको बताया कि वायरसेस कभी भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में नहीं आते, इनके ख़िलाफ़ वैक्सीन बन जाती है। अब कैसे हम कह सकते हैं, जैसे पोलियो वायरस दुनिया से इरेडिकेट हो गया
और एक भी केस कहीं डिटेक्ट हो जाता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली एराडिकेटेड। तो फिर हमें पूरी पॉपुलेशन को करना पड़ता है। तो ये वायरस रहे या ना रहे ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि वैक्सीन कितनी जल्दी आती है। मौसर वैक्सीन आ जाएगी तो इसके होने ना होने का सवाल ही नहीं उठता। ये होगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि ये आगे चल के बच्चों के पैदाइश के वक्त ही इसको प्लान कर लिया जाए कि कोरोना वायरस बच्चों की पैदाइश के वक्त ही EPI के जो दीगर कोर्सेज़ हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हुए हैं उसके साथ शामिल कर लिया जाए। जहनी मसाइल, अगर किसी को कोई जहनी मसला आ रहा हो, नींद का मसला आ रहा हो, भूख बढ़ गई हो, गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो, जिस्म में दर्द रहता हो, घबराहट खौफ के दौरे पड़ते हों, रोना आता हो, अपने प्यारों को देखकर बेबसी महसूस होती हो तो मुझसे ज़रूर बात कीजिए। चाय मेरी ठंडी कर दी आप लोगों ने। अच्छा जी, कोविड-19 कोरोना से मुतालिक हमारी आज की गुफ्तगू जारी है। बहुत से लोग इसमें पुरजोश अंदाज में शिरकत कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की इस शिरकत पर। मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस फेसबुक पेज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या मॉडरेटर्स हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे दावत दी, मौका फराहम किया आप लोगों से बात करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, कोई सवालात वगैरह आप पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर पूछिए। क्वेश्चंस प्लीज़। अच्छा जी, कोरोना वायरस कब तक, तो हो गया सवाल हमारा। कोई सवाल रह तो नहीं क्या ऊपर से? अच्छा जी, डॉक्टर फ़हादुल ज़ैन, कुछ लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताता चलूँ। मैं डॉक्टर फ़हादुल ज़ैन, मैं माहिर नफ्सियात हूँ। शोबा नफ्सियात नवाबशाह में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ पर हम एकेडमिक साइड और क्लिनिकल साइड दोनों को देखना मेरी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। मेरा आज यहाँ बात करने का मकसद जहनी तौर पर मुतासर होने वाले अफराद की सवालों के जवाब देना थे जो कोरोना पैंडमिक के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से दो चार हैं। तो अच्छा सुल्तान, मैं आपसे मैसेज पे बात करता हूँ अगर आप मुनासिब समझें। इज़ कोरोना ए न्यू नॉर्मल इन सोसाइटी? अच्छा जी, मोहम्मद अली साहब ने ये मैसेज किया है। सर, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी ह्यूज इन्फॉर्मेशन अबाउट माय नेट। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ वाले दोस्त में कोरोना वायरस पाया जाता है या नहीं, क्योंकि वायरस 14 दिन के बाद विजिबल होता है। जुल्फ़िकार साहब, अच्छा मोहम्मद अली का सवाल मेरे जहन में है, मैं इस पर दोबारा आता हूँ। जुल्फ़िकार साहब, पहली बात तो ये जानना ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोगों में वायरस है या नहीं, हो या ना हो, आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है। पहले कहते थे कि आप कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें, अब कहा जा रहा है कि आप कम से कम 14 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि छींकने से, खांसने से ये जो हमारे कोरोना के जो जरासीम हैं, अगर वो मुतासरा शख्स है तो भी, और अगर वो सिर्फ एक्सपोज्ड है यानी वो वायरस कैरी कर रहा है, दोनों सूरतों में वो दूसरे शख्स के लिए ख़तरा है। अच्छा, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो तबाही आ जाती है। अब तबाही, क्या आप कहेंगे खुदा की रहमत हमारे लिए तबाही का बायस बनी? माअज़ल्लाह, ऐसे तो नहीं कह सकते। फिर क्या है? देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो वबा होती है ना, पैंडमिक्स होते हैं, ये कोई दुनिया में पहली दफ़ा नहीं आए। डिज़ास्टर्स भी आते रहे हैं, पैंडमिक्स भी आती रही हैं, बहुत ही वबाई अमराज फूटे। हर 100 साल के बाद एक ऐसी वबा ज़रूर फूटी है तारीख़ में कि जिसने करोड़ों लोगों को मुतासर किया। एक तो वबा,
दूसरा मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं, जंगें जो होती हैं, कभी कोई न्यूक्लियर बम फोड़ देता है, करोड़ों लोगों को मुतासर कर देता है, कभी किसी मुल्क पे जंग आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ये भी तो एक बहुत बड़े क्राइसिस है। अच्छा, तो मैन मेड जो भी चीज़ होती है वो तो ज़हमत पर ज़हमत होती है, लेकिन खुदा की तरफ से जो चीज़ आती है वो ज़हमत नहीं होती, अगर आपके पास उससे बचने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं और प्रॉपर बिहेवियर है। अगर प्रॉपर बिहेवियर नहीं है तो वो उस शख्स के लिए ज़हमत है जिसने उसको लाइटली लिया, जिसने उसके रिस्क को असेस नहीं किया और मुतासर हो गया, उसके लिए वो ज़हमत है। अगर हम कहते हैं ना कि अगर खुदा बरसात देता है, ऊपर से ग्लेशियर पिघलते हैं तो सिंध में पानी का बहाव बढ़ जाता है, दरिया फुल हो जाते हैं, तो सैलाबी कैफियत पैदा होती है, सैलाब से बहुत से गाँव मुतासर हो जाते हैं, तो क्या हम इसको ज़हमत कहें? हालांकि लोग तो तकलीफ़ में हैं, तो ऐसा नहीं है, ये ज़हमत नहीं है। अगर हम सैलाब के पानी को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर जाएं तो ये किस बात की ज़हमत है? इसी तरह वबाई अमराज हैं, प्रॉपर एहतियात यानी कम्युनिटी का एक प्रॉपर बिहेवियर हो तो उससे इसको हम ज़हमत नहीं तस्वर कर सकते। और दूसरा कि हम जो इससे बचने की तदाबीर हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेफ़िनेटली इसको मैं तो इसको इस वक्त ये भी कहूँगा कि जिस तरह नेचुरल रिसोर्सेज रीस्टोर हो रहे हैं, जैसे मैं फिर मिसाल दूंगा कि अगर मीठा पानी समंदर में न जाए तो समंदर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज पूरे ना हों तो समंदर की लाइफ ही इतनी जहरीली हो जाए कि हम समंदर को इस्तेमाल ही ना कर सकें। और अगर पानी इतना तेज़ी से समंदर में ना जाए तो समंदर इतना ऊपर आ जाए कि पूरी की पूरी बस्तियाँ, पूरा का पूरा शहर डूब जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बहरहाल इसको आप मैनेजमेंट इसकी अच्छी हो और बिहेवियर आपका प्रॉपर हो तो ये कोई ज़हमत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया में आप फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया में चेंजेस आए हैं तो वेदर पे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स पड़े। जी हाँ जनाब, वाटर पोल्यूशन कम हुई है, एयर पोल्यूशन कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सारी फैक्ट्रीज़ बंद हैं। जिस इलाके में मैं रहता हूँ मेरे साथ ही एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कोई 20-22 दिन से बंद है, तो फ्यूम्स नहीं है, सांस की क्वालिटी बेहतर हो रही है। जी सही बात है। मोहम्मद अली का सवाल एक आया था ऊपर में, नहीं मोहम्मद अली, आफ्टर ऑल इट इज़ कोरोना ए न्यू नॉर्मल इन सोसाइटी? नहीं, अभी तक नहीं है। नॉर्मल कहते हैं किसी ऐसी नॉर्म को कि जो पूरी की पूरी कम्युनिटी एक ही वक्त में फॉलो करे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम शादियों की तकरीबात करते हैं तो हम लोगों को दावतें देते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, बेतहाशा खाना बनवा लेते हैं, बेतहाशा लोगों को दावत देते हैं, तो ये एक कल्चरल नॉर्म है, ठीक है। अब खाने की वजह से जो खाना ज़ाया हो रहा है वो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, रोड ब्लॉक हो रहे हैं वो एक साइड इफ़ेक्ट है। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रोफेशनल जगहें छोड़ के शादियों में पहुंच रहे हैं, क्लिनिक्स पे नहीं बैठे, ऑफिसेज़ में नहीं बैठे, तो जो उनके क्लाइंट्स हैं या जो उनके पेशेंट्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो ये तो चीज़ें चलेंगी, लेकिन यू कैन नॉट से दिस एज़ अ नॉर्म, इट इज़ नॉट नॉर्मल, क्योंकि आप किसी बीमारी को या किसी वबा को नॉर्मल कभी भी नहीं कहते। आप कभी किसी वॉर को भी नॉर्मल नहीं कहते, हालांकि वॉर्स का सिलसिला दुनिया में हर वक्त चलता रहता है। इट इज़ नॉट नॉर्मल। हर वो चीज़ जो प्रोग्रेसिव हो, जो कम्युनिटी की इफ़ेक्टिव यानी एफिशिएंसी को बेहतर करे, वो चीज़ और जिसको पूरी कम्युनिटी एक ही वक्त में फॉलो करे, वो नॉर्म होती है। अच्छा, अब हम लोग जो इसकी एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं तो क्या हम खुशी से कर रहे हैं? नॉर्म में तो आपको नॉर्मल रहना चाहिए, आपके मिजाज को खुश होना चाहिए। आप कोई खुशी से तो नहीं कर रहे, आप तो इसके लिए बड़ी जहमत का शिकार हो गए हैं, आपको तो बहुत तकलीफ़ हो गई है। तो यू कैन नॉट से दिस इन नॉर्मल फिनोमेना और इन नॉर्म इन सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, ये क्वीन साहिबा फरमा रही हैं कि घर में मास्क पहना जाए या नहीं। डिपेंड्स आप कौन से जोन में। अगर आपने कोरोना के जैसे गुज़िश्ता कई फ़र्ज़ करें किसी को 16-17 दिन हो गए घरों में बैठे, किसी शख्स में कोई किसी किस्म की कोई खांसी की अलामत नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो यू आर ऑल क्लियर, आप घर में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं।
बग़ैर मास्क के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपोजर है, एक शख्स घर से बाहर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर वो बच्चों के साथ घुल मिल रहा है, ऐसी सूरत हाल में आपको एहतियात करनी चाहिए, घर में मास्क पहनना चाहिए। अच्छा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा उन कंसेंसस का कि जो नेशनल लेवल पे हमारे सामने आएँ और हमें ये क्लियर कट बताएं कि जितनी डेथ्स इस वक्त हो रही हैं कोरोना के नाम पर, क्या वो वाकई कोरोना उनका कॉज ऑफ डेथ था कि नहीं। ठीक है, खुदारा ये जो अभी आपने देखा होगा जब वुहान सिटी में हुआ था तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आने से रोक दिया था। अच्छा, उस पे स्टूडेंट्स ने बड़ी नाखुशगवारियत का एहसास, नापसंदीदगी का इज़हार किया था, और पाकिस्तानियों ने भी, कि जी हमारे मासूम बच्चे चाइना में फंसे हुए हैं, क्या हुकूमत उनके मरने का इंतज़ार कर रही है। देखिए, हुकूमत ने उस वक्त भी क्या किया था कि उनके खुद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनको आने से रोक दिया था, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड थे तो उनको 16 दिन का क्वारंटाइन चाहिए था। जब वो क्लियर हो गए तो उनको शिफ्ट होने की ज़रूरत थी, लेकिन ये कि हमारी आवाम को ये बात पता ना चल सके। तो होना ये चाहिए कि जब तक आप यानी चाइना में आप बात कर रहे थे कि कुछ लोगों ने बहुत खौफनाक और दहशतनाक ख़बरें पहुंचाईं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद पैरेलल ऐसी ख़बरें भी आईं कि लोग बड़े मुतमईन थे चाइनीज़ गवर्नमेंट के इक़दामात से, कोरोना वायरस से लड़ रहे थे और कह रहे थे कि हम क्वारंटीन में हैं और हमें पता है कि ये जो किस तरह से इससे हम निपट सकते हैं। तो दैट्स ऑल, इसमें घबराने की क्या बात थी। लेकिन अभी देखें कि कोई बंदा उठता है और किसी नर्सिंग ICU से, मुझे ये बताइए क्या कोरोना से पहले नर्सिंग ICU के हालात ठीक थे? क्या आप स्ट्रोक यानी फालिज, जिनको रिसेंटली माज़अल्लाह फालिज हुआ है, अल्लाह उनको शफ़ा दे, लेकिन जो फालिज के मरीज़ हैं क्या वो अच्छी हालतों में होते हैं ICU के अंदर? या कोई एक्सीडेंट्स की वजह से जो लोग वेंटिलेटर्स पे पड़े होते हैं, क्या वो अच्छी हालतों में होते हैं? उनके लुक आफ्टर करने वाली टीम से जब आप उनके मुतल्लिक पूछेंगे तो वो तो आपको दहशतनाक ख़बरें ही देंगे। वो तो यही कहेंगे कि जनाब बहुत बुरा हाल है, इसको सांस नहीं आ रहा, इसके फेफड़े ख़राब हो चुके हैं और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और ऐसा। तो ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रिलेट करें कि कोरोना से मुताल्लिक लोगों की क्या मॉर्बिडिटी है, कितने लोग बीमार हैं, उन मॉर्बिडिटी में से कितने लोग मॉर्टेलिटी में जा रहे हैं, उन मॉर्टेलिटी के और कौन से फैक्टर हैं जो उनको रिस्क पर लेकर आ रहे हैं, और फिर ये कि उनकी रीज़न ऑफ डेथ कोरोना है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। ICUs, वेंटिलेटर्स या हॉस्पिटल्स तो वैसे ही इबरतनाक जगहें होती हैं, वहाँ पर आपको कोई शख्स खुश व खुर्रम तो नहीं मिल सकता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे जो नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं और डॉक्टर्स हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपकी ज़हनी सतह, आपकी ज़हनी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर खौफ पड़ जाता है, आप ज़्यादा परसीव करते हैं थ्रेट को। मुमकिन है कि जो 2-3 स्टेटमेंट्स मैंने देखे पिछले दिनों डॉक्टर्स के ICU से या वेंटिलेटर्स से, वो ओवरवर्कड होने की वजह से, ओवर एक्सपोज्ड होने की वजह से, लॉन्ग ड्यूटीज़ करने की वजह से, फटीग की वजह से और हरासमेंट एनवायरनमेंट में, जो हरासिंग एनवायरनमेंट है उसमें काम करने की वजह से उनके अंदर ये खौफ व दहशत ज़्यादा हो, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पे ज़्यादा खौफ व दहशत का मुज़ाहरा किया। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि उन्हें भी रिलैक्स करना चाहिए। अभी तो सर काफ़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी डोनेट कर रही हैं। क्या डोनेट कर रही हैं? किट्स वगैरह? नहीं, पीपल हु आर टेकिंग प्रिकॉशंस आर थॉट टू बी वहमी। नहीं, वहम तो कहते हैं ऐसी सोच को जो ज़बरदस्ती आपके जहन में घुसे और आप निकालने की कोशिश करें क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, और वो निकालने की कोशिश के बावजूद आप निकालने में नाकाम रहें, और दिन के बेशतर हिस्से में ये ख़यालात इसी तरह आपके ऊपर छाए रहें और आपके अंदर अच्छी खासी तकलीफ़ पैदा करें। आप उन्हीं ख़यालों में हर वक्त खोए रहें, आपकी तवज्जो मुतासर हो और लोगों को महसूस हो कि आपका रवैया पहले जैसा नहीं रहा। इसको वहम की बीमारी कहते हैं, ऑब्सेशन कहते हैं इसे। जी नहीं, ऑब्सेशन बीमारी की हद तक होना तो एक अलग बात है, वो तो एक ऐसी बीमारी है कि लोग समझते हैं कि उनको बीमारी है, लेकिन वहम आम अतवार के अंदर भी लोगों में पाया जाता है जो भी बीमारी की हद तक नहीं होता। नफ्सियाती प्रॉब्लम्स की यही एक बड़ी खूबसूरती है, नफ्सियाती अलामतों की, कि ये वो सारी अलामतें नॉर्मल लोगों में भी पाई जाती हैं। इसलिए नफ्सियात की बीमारी तब बनती है जब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से गुज़र के वो सामने आए, तो वो नफ्सियाती बीमारी है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत नशा करना,
लोग बहुत से आपको घूमते फिरते मिलते हैं जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। अब सिगरेट स्मोकिंग करना और सिगरेट स्मोकिंग इस हद तक करना कि वो नफसियाती बीमारी हो, इसमें फ़र्क है। लोग सोशली अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं, अगरचे पाकिस्तान में बैन है, इस्लाम में मना है, लेकिन चूँकि आप सब जानते हैं पाकिस्तान में अल्कोहल कंज्यूम होती है, तो एक हद तक कंज्यूम करना एक बात है, एक हद से ज़्यादा कंज्यूम करना बीमारी के ज़ुमरे में आता है। बेतहाशा खाना, हर वक्त खाना, इतना खाना कि बाकी लोगों के मुकाबले में आप इतना खा जाएं कि बाकी लोग सोच भी ना सकें कि इतनी देर में इतना सारा खाना एक शख्स कैसे खा सकता है। इसी तरह से मायूस रहना और इतना मायूस रहना कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासर हो, तो ये बीमारियाँ बनती हैं। वरना नहीं, आपको वहम है तो ये वहम आपका इस वक्त पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, टेस्टिंग किट्स कर रही हैं डोनेट, अच्छी बात है। मैंने नहीं सुना अभी तक किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने टेस्टिंग किट डोनेट की हो। हाँ, ये ज़रूर है कि PEP किट्स ज़रूर दे रही हैं जो डॉक्टर्स के अपने लिए है कि वो कवर करके जाएँ अगर उससे हॉस्पिटल में बैठना है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल तो चाहेगी कि उसका डॉक्टर जो है वो फार्मास्यूटिकल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करता रहे, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये है। और कोई ख़ास बात पूछना चाहें? जी हाँ, इंडस हॉस्पिटल में लैब तो काफ़ी काम कर रही हैं। देखिए, मैंने एक इंटरनेशनल जरीदे में पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग्स आप करेंगे ना, उतना जल्दी कोरोना आपकी जान छोड़ेगा। अगर आप क्वारंटीन में हैं और आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी है तो इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग या फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग और टेस्टिंग, ये गवर्नमेंट को इन दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अभी हो क्या रहा था कि हमारी तो इतनी इस्तेदाद ही नहीं थी, हमारी इतनी इस्तिताअत ही नहीं थी कि हम पूरी कौम को टेस्ट कर सकें या पूरी कौम को क्वारंटीन में बिठा सकें। तो अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग बड़ी हद तक ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में बाहर घूमते फिरते नज़र आते हैं और उनको चाहिए कि वो ऐसा ना करें। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि टेस्टिंग्स की फ़ैसिलिटी को गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। तमाम मुखैर हज़रात बजाय राशन और इन चीज़ों पे सारा पैसा खर्च करें, इन्हें टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए। जगह जगह टेस्टिंग फैसिलिटीज़, अपने अपने इलाके के तमाम लोगों को टेस्ट करें, जिसमें पॉजिटिव आ जाए उसको क्वारंटीन में ले जाए, ठीक है, आइसोलेशन में ले जाए। ये सबसे बेहतरीन इलाज है। चाइना ने इसी तरह कवर किया है। चाइना ने अपनी वुहान सिटी की बहुत बड़ी आबादी को, बहुत बड़े प्रोपोर्शन को टेस्ट कर लिया था। जहाँ कहीं भी पॉजिटिव आ रहा था उस इलाके को लॉकडाउन कर दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं। सैनिटाइज़र लगा के कुकिंग कर सकते हैं? अच्छा, बहुत बारीक सवाल है। सैनिटाइज़र वैसे तो वेपराइज़ हो जाता है, उड़ जाता है हाथों से। मेरा ये ख़्याल है कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जो सिलिकॉन ग्लव्स होते हैं, या जो उससे क्या है कि आप ग्लव्स पहने रखें और जब आप कुकिंग करें तो कुकिंग के ग्लव्स आप नए पहन लें, और जो आपके रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के ग्लव्स हैं उनको आप बार बार सैनिटाइज़ कर लें। बेशक ग्लव्स के ऊपर से ही कर लें सैनिटाइज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ग्लव्स को सैनिटाइज़ कर लें फॉर रूटीन वर्क, फॉर कुकिंग आप, मेरा ख़्याल है कि अलग एक सेट रखें उसका कुकिंग का, और आप ग्लव्स पहन के कुकिंग कर सकते हैं, बेशक वो सैनिटाइज्ड हुए हुए हों, क्योंकि वो वेपराइज़ हो जाता है। जी हाँ बिलावल, बिल्कुल, टेस्टिंग के बग़ैर कोरोना से आपकी जान नहीं छूट सकती। इलाज के तौर पे आपको सिर्फ वैक्सीन चाहिए, क्योर के तौर पे, एहतियात के तौर पे आपको टेस्टिंग फैसिलिटीज़ चाहिए और क्वारंटीन चाहिए, घरों में आपको रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोरोना का और कोई इलाज नहीं है मौजूदा अब तक के जो कंसेंसस हैं। खौफ मत करें, मुसलमान की हैसियत से यूनिटी के साथ आगे बढ़ें और मौत से ना घबराएं जनाब। खुदा ने सबको कुल्लुन नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, तो घबराइए मत। नहीं, अगर तो देखें कोई फायर नहीं लग सकती, सैनिटाइज़र लगा के आप वेपराइज़ होने का वेट करें। सैनिटाइज़र को हम कहते क्या हैं, सैनिटाइज़र होता ही इथेनॉल कहते ही उसको इसलिए हैं, इथेनॉल बेस्ड, क्योंकि इथेनॉल हवा में वेपराइज़ हो जाता है, तो जो भी जरासीम होते हैं उसके हाथ में वो वेपराइज़ हो जाते हैं, तो वो वहाँ रहते ही नहीं है। फ़र्ज़ करें कि बैक्टीरिया लग गए, आपने सैनिटाइज़ किया और वो सारे वेपराइज़ हो गए, तो आप उसको जब सूख जाता है तो आप कुकिंग कर सकते हैं। आप बहुत डरी हुई हैं वैसे, ये बिलावल साहब, आप बहुत डरे हुए हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आग नहीं लग सकती इस तरह से। एसिडिटी का साइकाइट्रिस्ट से पूछेंगे अगर एसिडिटी का, तो सारे फिजिशियंस नाराज़ हो जाएंगे। फिजिशियंस कहते हैं ये एच पाइलोरी की वजह से होती है, या गर्ड कहते हैं, ईसोफेजियल गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, तो रिफ्लेक्स कहते हैं ज़्यादा हो जाता है, या ओवर ईटिंग या ओबेसिटी या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या और दीगर मसले, इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। मैं इन सब मसाइल को एक तरफ रखता हूँ और एक चीज़ को एक तरफ रखता हूँ, वो ये कि ज़हनी दबाव में एसिडिटी बढ़ जाती है। अच्छा, तारिक सुमरो साहब, क्वारंटीन के लिए, क्वारंटीन में और आइसोलेशन में फ़र्क है। आइसोलेशन तो वो लोग हैं कि जो जिनका यानी जिनके अंदर टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, और उनको तो आप आइसोलेट कर दें। क्वारंटीन उन लोगों के लिए जिनको आप प्रिवेंट करना चाहते हैं एक्सपोजर से, यानी हम नहीं चाहते, फ़र्ज़ करें कि हम नहीं चाहते कि वायरस आपको लगे, इसलिए हम चाहते हैं आप क्वारंटीन में रहें। अगर आपको वायरस खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता है तो उस वक्त फिर आप क्वारंटीन में नहीं रह सकते, फिर आपको जाना है आइसोलेशन में और 16 दिन का टाइम पीरियड पूरा करना है। और वंस इट इज़ कम्प्लीटेड, तो अगर आप ठीक महसूस करते हैं तो आपको इजाज़त मिल जाएगी वापस आने की। अब क्वारंटीन का मतलब क्या है? क्वारंटीन के लिए कौन सी जगह का इंतखाब करेंगे आप? अपने घर के अलावा कहाँ जा सकते हैं? अपने हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने घर के आने जाने वालों पे कंट्रोल रखें। इस बात का बहुत ख्याल रखें। बहुत रूड लगेगा कि कोई लोग आपके पास आना चाहते हों और आप उनको पसंद ना करें उस वक्त, क्योंकि ये क्वारंटीन का मामला है। लेकिन आप लोगों को कहें, समझाएं, एजुकेट करें कि ये उनकी और आपकी सलामती के लिए है। तो मेहमान नवाजियाँ इस वक्त ना करें, अपने अपने घरों में रहें, सफ़र ना करें। ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप इन्फेक्टेड हैं, ये इसलिए है क्योंकि क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि आपको हो ना जाए वायरस, आपका वायरस से सामना ना हो जाए, इसलिए क्वारंटीन का लफ्ज़ इसलिए दिया जाता है। और अगर कोई किसी को पॉजिटिव आ जाता है, वो क्वारंटीन में नहीं जाएगा, वो आइसोलेशन में जाएगा। उसके लिए आप सेल्फ़ आइसोलेशन घरों में बना सकते हैं, वरना हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। हॉस्पिटल्स में वैसे काफ़ी हुकूमत काम कर रही है, आइसोलेशन सेंटर्स बहुत बना चुकी है। अच्छा, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1 घंटा दे सकता था और मुझे अभी निकलना होगा क्योंकि मेरी एक ऑनलाइन कंसल्टेशन का टाइम शुरू होने लगा है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मुझे आप लोगों से बात करके, आपके सवालात के जवाब देकर, सुनकर अच्छा लगा। सारे लोग, ख़ासतौर बिलावल ने बहुत इंटरेस्ट लिया, एंजल फातिमा साहिबा ने बहुत इंटरेस्ट लिया, सुब्रो साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसी तरह से ज़ोहेब अबरू साहब आए थे, मोहम्मद यूनुस ने हमें अच्छा एक पॉइंट आउट किया। अच्छा जी, बिलावल आप तो छाए हुए हैं पूरी कन्वर्सेशन पे। शगु क्वीन साहिब मुझे समझ नहीं आ रहा, साहिबा ही होगी, कोई नहीं तो। अच्छा, मोहम्मद यूनुस, बहरहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टाइलिश साहिबा हैं, ज़बरदस्त। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुखारी साहब हैं, सैयद अब्रार बुखारी साहब, शुक्रिया आपका जनाब हौसला अफजाई के लिए। चलें, गुलाम मेहदी लुंड साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप तमाम सुनने वालों का, जो आप सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, प्लीज़ कमेंट छोड़िएगा। किसी किस्म का सवाल हो, मैं 24 घंटे तक आप लोगों के तमाम सवालात का जवाब देने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। 24 घंटे के बाद शायद मैं मसरूफियत की वजह से आपके सवालात का जवाब ना दे सकूँ। अच्छा, मेरा ख़्याल है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इजाज़त लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ चलिए, हाथ बार बार धोइए, सफाई सुथराई रखिए और घरों में रहिए। थैंक यू वेरी मच।